Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, सामाजिक मानदंड क्या है? ए, सब लोग जिसका पालन करते हैं। बी, यह परिस्थितियों का अच्छे एवं बुरे के रूप में मूल्यांकन है। सी, यह किसी चीज़ के अच्छे या वांछनीय होने के रूप में विश्वास है। डी, यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता किंतु सामाजिक अंतःक्रियाओं में व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं को निर्देशित करता है। तो सामाजिक मानदंड क्या होते हैं? सामाजिक मानदंड वे होते हैं जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं, जो हमारे व्यवहार को निर्देशित करते हैं। अर्थात हम जो भी आचरण करते हैं, जो अंतःक्रिया करते हैं, उसके लिए जो नियम कानून होते हैं वो सामाजिक मानदंड कहलाते हैं। अर्थात हमारे आचरण के लिए नियम वगैरह जो होते हैं वो सभी सामाजिक मानदंड कहलाते हैं। तो इस तरह से ये ज़रूरी नहीं होते हैं कि सभी लोग पालन करें। कोई पालन करता है, कोई नहीं करता है, तो यह नहीं होगा। अच्छे बुरे का मूल्यांकन ये नहीं करते हैं। वांछनीय होते हैं लेकिन अच्छे या बुरे के रूप में इनका नहीं होता है। यह सभी के द्वारा अनुपालित नहीं किया जाता है लेकिन अंतःक्रिया में व्यक्तियों को निर्देशित करते हैं। अर्थात ये क्या होगा? सही हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कथन और कारण है। देखते हैं क्या है। कथन कहता है कि मानदंड एवं मूल्य समाज के निर्माण के मूल आधार हैं। यह बिल्कुल सही है। समाज के निर्माण में सामाजिक मानदंड और मूल्य का बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि कारण इसमें बता रहा है कि केवल धार्मिक संस्थाएं मानदंड एवं मूल्य सिखाती हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। केवल धार्मिक संस्थाएं ही नहीं, समाज में जो भी संस्थाएं हैं, समूह हैं, वो सभी क्या हैं? मानदंड एवं मूल्य को निर्माण में योगदान देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ ए तो सही है लेकिन आर गलत है। तो अर्थात सी हमारा आंसर हो गया। 2 का आंसर हमारा मिल गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, समाज वह रंगमंच है जिस पर व्यक्तित्व का विकास होता है। ए, लेपियर तथा फ्रांसवर्थ। बी, प्रिंस मार्टन। सी, मैरिलम एल्ड्रिज। डी, किम्बल यंग। तो यह एक तरीके का कथन है कि समाज के बारे में, समाज को रंगमंच कहा गया जिसमें व्यक्तित्व का विकास होता है। तो यह कथन किसका है? किम्बल यंग महोदय का है। तो 3 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किसने कहा कि स्व और समाज जुड़वा है? ए, मार्गरेट मीड। बी, गॉफमैन। सी, C.H. कूले। डी, M. गिन्सबर्ग। तो किसने कहा कि स्व और समाज जुड़वा है? वो कहा है कूले महोदय ने। वो क्यों कहते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। कूले महोदय कहते हैं कि समाज क्या है? समाज एक आईना है। समाज एक आईना है जिसमें व्यक्ति स्वयं को देखता है। व्यक्ति स्वयं को देखता है। अर्थात व्यक्ति जैसा होता है, वो अपने आईने में जैसा देखता है वो वैसा ही उसे महसूस होता है कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, बुरा दिख रहा हूँ। तो इस समाज क्या है? एक आईने के रूप में कार्य करता है, इसलिए स्वयं को देखता है। अर्थात स्वयं का प्रतिबिंब कहाँ मिलता है? स्वयं का प्रतिबिंब समाज में मिलता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? जुड़वा कहा गया है। इसलिए यह कथन इनका आता है कि स्व और समाज जुड़वा है। ये थ्योरी क्या कहलाती है? लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहलाती है। लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी कहलाती है। किस बुक में यह दिया है? ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में यह अवधारणा इन्होंने दी है। गॉफमैन की बात करें तो गॉफमैन एक प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी हैं। यह गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इन सबसे पहले मीड है, मीड के शिष्य ब्लूमर आते हैं, ब्लूमर के ये शिष्य गॉफमैन आते हैं। इन्होंने नाट्य शास्त्रीय उपागम का उपयोग करके अंतःक्रिया को समझाया है। इनकी बुक की बात करें, स्टिग्मा, एसेलेम्स
प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, फॉर्म्स ऑफ टॉक, फॉर्म्स ऑफ टॉक, ये सभी क्या हैं, गॉफमैन की पुस्तकें हैं जिसमें इन्होंने अग्र मंच, पश्च मंच, मुठभेड़ इत्यादि इन बहुत सारी अवधारणाएं देते हैं। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे और भी चीज़ें हम लोग जानते जाएंगे। सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, इन्हें नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे। इस तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए और अधिक से लोगों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करिए, शेयर करिए। तो यहाँ 4 का आंसर हम लोगों ने देखा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वह प्रक्रिया जिसमें सामान्यतः समाजीकृत किए जा रहे व्यक्तियों द्वारा उसी समय समाजीकरण कर रहे व्यक्तियों का समाजीकरण किया जाता है कहलाती है। ए समाजीकरण, बी समाजीकरण, सी पुनर्समाजीकरण, डी पर्याय समाजीकरण। अर्थात व्यक्तियों का जो समाजीकरण हो चुका है फिर उन्हें दोबारा से समाजीकृत किया जाता है, तो ये क्या कहलाता है, पुनर्समाजीकरण कहलाता है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा सी। समाजीकरण क्या होता है, समाज के मानक मूल्यों को अपनाना, समाज के मानक मूल्यों को अपनाना या सीखना, ये समाजीकरण कहलाता है। बी समाजीकरण क्या होता है, जो भी हमारा संस्कृतिकरण हुआ है या समाजीकरण हुआ है उसे छोड़ना, लिख देते हैं यहाँ पहले के समाजीकरण को उसे छोड़ना, बी समाजीकरण कहलाता है। पुनर्समाजीकरण अर्थात जो हमारा समाजीकरण हुआ है उसको छोड़कर या कुछ नया अलग समाजीकरण होता है तो वो क्या कहलाता है, पुनर्समाजीकरण कहलाता है। तो इस तरह से 5 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सिगमंड फ्रायड के व्यक्तित्व के सिद्धांत का कौन सा भाग जॉर्ज हर्बर्ट मीड की अवधारणा मैं के सबसे करीब है। मीड ने आई एंड मी की अवधारणा दी थी। इसी के माध्यम से कहा कि आई जब मी में बदल जाता है तो व्यक्ति का क्या होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है। अर्थात ये जो प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है जिसके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास होता है। तो और फ्रायड महोदय क्या देते हैं, ईट ईगो सुपर ईगो, ईट ईगो सुपर ईगो की यह बात करते हैं। यहाँ लिखा है सुपर ईगो, मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ, ईट ईगो सुपर ईगो की ये बात करते हैं। ईट क्या होता है, व्यक्ति का जैविक स्व होता है, जैविक स्व होता है, और यह व्यक्ति का नैतिक स्व होता है, नैतिक स्व होता है। अर्थात उसे वह निर्देशित करता है, बताता है कि समाज में क्या उचित है क्या उचित नहीं है। और ईगो क्या है, यह एक बैलेंसिंग फैक्टर है, बैलेंसिंग फैक्टर है। अर्थात दोनों के बीच में, ईट और सुपर ईगो के बीच में यह बैलेंस करता है। तो ईगो यहाँ क्या हो जाएगा, यह क्या है, एक जैविक स्व है। और इसमें यहाँ मीड के अनुसार भी यह एक जैविक स्व होता है, जैविक स्व होता है। अर्थात आई क्या होता है, मी के प्रति जो अंतःक्रिया करता है तो वो उसके अगेंस्ट में मी जो अंतर्क्रिया करती है जिसे वो समझता है और अंतरीकृत करता है, तब जाके व्यक्ति क्या है, आई से मी में परिवर्तित होता है। तो यह क्या है, मी इसका हो जाएगा आपको सामाजिक स्व और आई हो जाएगा आपका जैविक स्व। तो हमारा जैविक स्व दोनों में क्या है, ईड है। तो 6 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। इसका कलर मैं चेंज करके बता दूँ, 6 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि अब कि ईडम या ईड और आई क्या है और यह कैसे एक दूसरे से मैच करता है। और देखते हैं, तो 6 का आंसर हम लोग को मिल गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है। ए दबाव समूह के सहयोग से, बी श्रम संघ की मदद से, सी सामाजिकरण से, डी वरिष्ठों के भय से। तो सामाजिक मूल्यों को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे और उन्नत कर सकते हैं, तो सामाजिकरण के माध्यम से। जब हम समाजीकरण, किसी चीज़ का हम समाजीकरण करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, तो वो क्या है, वो मूल्य लोग आत्मसात करेंगे तो उसका और भी ज़्यादा वो आगे बढ़ेगा। तो दबाव से किसी चीज़ को नहीं सिखाया जा सकता है, ना ही श्रम संघ से, ना ही किसी का भय दिखाकर। तो 7 का आंसर हम लोग का हो गया यहाँ सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8, प्रत्याशित समाजीकरण, यहाँ प्रत्याशित हो जाएगा। प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा किसने दी है? ए सोरोकिन, बी दुर्खीम, सी मार्टन, डी मार्टेंडल। तो उस प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा कौन देते हैं? मार्टन महोदय देते हैं। तो 8 का आंसर तो हो गया हमारा बी। चलिए मार्टन से कुछ अन्य जानकारियाँ हम लोग देख लें। मार्टन महोदय क्या बात करते हैं? मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा देते हैं। मध्य स्तरीय सिद्धांत की अवधारणा देते हैं। मार्टन की बात करें तो ये आपको प्रकार्यवादी हैं। प्रकार्यवादी हैं जो प्रकार्य एवं उद्देश्य की बात करते हैं। प्रकार्य एवं उद्देश्य की बात करते हैं। प्रकट प्रकार, अप्रकट प्रकार की बात करते हैं। अप्रकट प्रकार की बात करते हैं। प्रकार एवं अप्रकार की बात करते हैं। अप्रकार या दूसरे प्रकार की बात करते हैं। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा देते हैं। प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा देते हैं। मार्टन की और बात की जाए तो सेरेंडिपिटी की अवधारणा देते हैं। सेरेंडिपिटी कहते हैं कि जब हम अध्ययन करते हैं कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है और हमारे शोध के दौरान कोई नई चीज़ें मिलती है तो उसे ही क्या कहते हैं? सेरेंडिपिटी कहते हैं। फिर से यहाँ देखें, मार्टन की बात करें तो एनोमी की अवधारणा देते हैं। एनोमी की अवधारणा देते हैं जिसमें वो साधन और साध्य के बीच अंतराल से ही क्या है? एनोमी होता है। अर्थात ये क्या है? एनोमी को सामाजिक संरचना या संस्था को कारण मानते हैं। एनोमी का कारण साधन एवं साध्य में जो अंतराल होता है इसे ये 5 भागों में बांटते हैं। एक होता है कन्फर्मिटी, दूसरा इनोवेशन, तीसरा रिचुअलिज्म, चौथा रिट्रेटिज्म और 5वां रिबेलियन। तो मार्टन की ये सारी बातें हो गई। परिस्थिति और भूमिका की अगर इनकी बात करें, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में आता है। तो परिस्थिति पुंज, परिस्थिति क्रम, भूमिका पुंज, ये सभी अवधारणाएं किसकी हैं? मार्टन महोदय की हैं। प्रत्याशित समाजीकरण की बात तो ये करते ही हैं। सदस्यता समूह, गैर सदस्यता समूह की अवधारणा देते हैं, बात करते हैं। सदस्यता समूह लिख देते हैं पहले। सदस्यता समूह, गैर सदस्यता समूह, गैर सदस्यता समूह। इस तरह से स्वतः साधक भविष्योक्ति की अवधारणा देते हैं। स्वतः, जैसे जैसे याद आते जाता है बताते जाती हूँ। स्वतः साधक भविष्योक्ति, और रोल सेट की अवधारणा देते हैं। रोल सेट की तो अवधारणा देते हैं, ये रोल मॉडल की अवधारणा देते हैं। रोल मॉडल की अवधारणा भी देते हैं। तो इस तरह से मार्टन की बहुत सारी जानकारियाँ, इन्हें लिख लीजिएगा। जब मार्टन को पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। प्रकार और संरचना में हमने मार्टन को पढ़ा था। मार्टन को प्रकारवाद में पढ़ा है। प्रकारवाद की जाके अवधारणा की उसकी वहाँ आप लोग वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो 8 का आंसर हम लोगों ने देखा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, सामाजिक मूल्य पैमाना है। सामाजिक मूल्य किस चीज़ का पैमाना है? ए सामाजिक विकास के माप, बी सामाजिक उद्विकास के माप का, सी सामाजिक व्यवहार के माप का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य अच्छे और बुरे में अंतर बताते हैं और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी बताते हैं। अर्थात अच्छा बुरा का इनमें भाव होता है और क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें बताते हैं। तो इस तरह से 9 का आंसर हमारा होगा यहाँ सी, क्योंकि हमारे व्यवहार को मापते हैं। विकास और उद्विकास से इनसे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। तो 9 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। विकास में और उद्विकास में क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य नहीं होते हैं और विकास में मूल्य होते हैं। तो ये एक अलग अवधारणा होगी। जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे तब इन सब की बात आएगी। यहाँ सामाजिक मूल्य का जो पढ़ना है या जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है वो सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। तो 9 का आंसर हम लोग का यहाँ हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
सांस्कृतिक संकेंद्रण की अवधारणा के प्रवर्तक हैं? ए. डी.वी. कार्पेंटर, बी. एम.जे. हर्स्कोविट्ज, सी. ई.वी. टायलर, डी. एच. जिमरमैन। तो यहाँ 10 का आंसर होगा हमारा यहाँ बी, हर्स्कोविट्ज। हर्स्कोविट्ज महोदय की बात करें तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा देते हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की अवधारणा देते हैं। ये संस्कृति की परिभाषा इनकी बहुत ही अच्छी है। ये कहते हैं कि संस्कृति क्या है? पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, संस्कृति को ये कहते हैं। टायलर की बात करें तो जीववाद आत्मावाद की जो अवधारणा देते हैं, टायलर देते हैं जीववाद या आत्मावाद। टायलर की बात करें तो संस्कृति की सबसे अच्छी परिभाषा इनकी मानी जाती है। संस्कृति की परिभाषा में टायलर माध्यमिक संबोधन की बात करते हैं, माध्यमिक संबोधन की बात करते हैं। टायलर परिहास की अवधारणा देते हैं, सॉरी परिहास नहीं, परिहार की अवधारणा देते हैं। परिहास की अवधारणा ब्राउन देते हैं, परिहार की अवधारणा देते हैं। टायलर की बात करें तो कुवैत प्रथा की चर्चा इन्होंने की है, टायलर महोदय ने। टायलर महोदय की संस्कृति की जो अवधारणा, सर्वप्रथम अवधारणा ये देते हैं, संस्कृति की सर्वप्रथम अवधारणा देते हैं। किस बुक में देते हैं? प्रिमिटिव कल्चर में देते हैं, प्रिमिटिव कल्चर में देते हैं, जो कि आती है आपको 1871 में। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने देखा। जिमरमैन की बात करें तो जिमरमैन 3 तरह के परिवार की चर्चा करते हैं, जो कि पूछता है हर बार एग्जाम में। परिवार में ये पूछता है, एक होता है इनका आणविक परिवार, दूसरा होता है न्यासधारी परिवार और तीसरा गृहस्थ परिवार। तो इस तरह से जो भी जानकारियां हैं नोट कर लीजिएगा, आपके काम आएंगी। तो 10 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, पर संस्कृति ग्रहण संबोधित करता है? ए. संस्कृति में परिवर्तन को, बी. सामाजिक संरचना में परिवर्तन को, डी. जीवन पद्धति में परिवर्तन को, डी. राजतंत्र में परिवर्तन को। तो पर संस्कृति ग्रहण क्या है? अर्थात दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना, दूसरे की संस्कृति को ग्रहण करना, दूसरे समूह की संस्कृति को ग्रहण करना। तो संस्कृति में परिवर्तन 11 का आंसर हो गया हमारा यहाँ ए। संरचना में परिवर्तन यह नहीं है। संरचना में परिवर्तन कब होगा? जब संरचना में परिवर्तन होगा तभी हम इसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। जीवन पद्धति में परिवर्तन अर्थात संस्कृति में परिवर्तन होगा तो जीवन पद्धति में परिवर्तन होगा। राजतंत्र में परिवर्तन यह नहीं कहलाएगा। तो 11 का आंसर हो गया हम लोग का यहाँ ए। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।